उपराष्ट्रपति ने विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए नशा मुक्त स्वस्थ समाज निर्माण पर दिया जोर। नशीले पदार्थों के खिलाफ जन जागरूकता पर बल। रांची से लापता 2 मासूमों की बरामदगी की मांग को लेकर सड़क पर उतरी भाजपा। एसएसपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन। आजसू पार्टी प्रमुख की परिजनों से मुलाकात। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने रजरप्पा छन्नमस्तिके मंदिर में की पूजा अर्चना। सुख समृद्धि की कामना। देश में पर्व त्योहारों की धूम। और राज्य में कई हिस्सों में 3 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट के आसार। गुमला में पारा 2.3 डिग्री तक लुढ़का। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। देश का आम बजट इस बार भी 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को रविवार होने के कारण इसमें संशय था, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। स्पीकर ओम बिरला ने बताया है कि लोकसभा में 1 फरवरी को सवेरे 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो रहा है और 2 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बजट सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण देंगी। 2 चरणों में आयोजित होने वाले सत्र के दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशामुक्त स्वस्थ समाज के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने आज राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली विश्वविद्यालय के नशा मुक्त परिसर अभियान को संबोधित किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब देश के युवा नशा मुक्त, स्वस्थ और अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रति समर्पित हों। उन्होंने नशीले पदार्थों के खिलाफ जन जागरूकता पर भी जोर दिया। Primarily young population, that is the greatest strength of today. The Viksit Bharat is not a dream, but it is going to be a reality. It is because we are having the youth brigade behind us. Substance abuse is not just a personal issue. It is a social challenge, a public health concern, and a threat to our demographic dividend. That is the youth population. So Viksit Bharat cannot be built unless our young brigade is free from the influence of drugs. भारत इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में सम्मेलन का आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। ब्रिक्स 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। यह आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत का संकेत है। इस साल भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत बहुपक्षीय सहयोग, विकास और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्राथमिकता देगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत का लक्ष्य वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देना है। India's BRICS chairship will seek to bring together the potential of BRICS countries for greater global welfare. In 2026, BRICS will complete 20 years since its inception, during which it has steadily evolved into a significant platform for cooperation among emerging markets and developing economies. Over the years, BRICS has expanded its agenda and membership, responding to changing global realities while remaining focused on people-centric development, fostering dialogue, and promoting practical cooperation. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में मौजूद प्राचीन मेगालिथ केवल पत्थर नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की स्मृति है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जैसे विश्व के अन्य मेगालिथ और मोनोलिथ हैं, वैसे ही ये संरचनाएं सांस्कृतिक विरासत की पहचान है।
वे इन विरासतों को यूनेस्को के विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने की दिशा में कदम उठाएंगे ताकि इनका उचित संरक्षण हो सके और इन्हें वैश्विक मान्यता मिल सके। ये झारखंड ही नहीं, भारत और विश्व के गौरव धरोहर है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के सिलसिले में आज नामांकन हुआ। साथ ही नामांकन पत्रों की जांच भी की गई। चुनाव अधिकारी जुएल ओराम के समक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का पर्चा भरा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई नेता मौजूद रहे। शाम 5 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे और कल नए प्रदेश अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चयन की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इधर संगठनात्मक चुनाव को लेकर रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में गहमा गहमी देखी जा रही है। रांची के धुरवा इलाके से लापता 2 मासूमों का अब तक सुराग नहीं मिल पा रहा है। बच्चों की बरामदगी की मांग लगातार तेज होती जा रही है। भाजपा आज इस मुद्दे को लेकर सड़क पर भी उतरी। एसएसपी कार्यालय के समक्ष पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया और विधि व्यवस्था के सवाल पर राज्य सरकार को घेरा। इधर आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने गुमशुदा मासूमों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। श्री महतो ने भरोसा जताया कि जल्द ही बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी संवेदनशीलता दिखाने को कहा। सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से निजी क्षेत्र भी देश के विकास और जन कल्याण में महती भूमिका निभा रहे हैं। सरायकेला खरसावा में आरएसबी कंपनी ने कई गांवों को गोद लिया है, जहां सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव की नई इबारत लिखी जा रही है। एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मानद उपाधि पाने वाली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. बेहरा ने देश में हाल में लागू श्रम संहिताओं को क्रांतिकारी पहल बताया है। सरायकेला खरसावा में आरएसबी कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की वजह से सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव दिख रहा है। आरएसबी के मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. बेहरा ने बताया कि कंपनी द्वारा गांव को गोद लेने के अलावा सामाजिक जिम्मेदारी के तहत एक विशाल अस्पताल का निर्माण भी कराया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अस्पताल मुनाफे के लिए नहीं बल्कि सेवा के उद्देश्य से संचालित होगा। ये नहीं बढ़ पा रहा है, उनको भी जरूरत है तो उसमें ले सकते हैं। हम लोग काफ़ी सारा चीज़ पीपीपी मॉडल में कर रहे हैं। वहाँ भी पीपीपी मॉडल में गवर्नमेंट के साथ मिल के, वहाँ जो म्यूनसिपैलिटी है वो काफ़ी एक्टिव म्यूनसिपैलिटी है पुणे की, तो उनके साथ में भी कर रहे हैं। हमारा एम्बुलेंस ध्यान रहता है जो कि गांव-गांव में जाके उनके स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट विलेजेस में, पुणे में। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले दिनों एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में श्री बेहरा को मानद उपाधि भी दी थी। श्री बेहरा ने कहा कि आरएसबी कंपनी सामाजिक दायित्व, श्रम सुधार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के अनवरत प्रयास में जुटी है। उन्होंने देश में हाल में लागू श्रम संहिताओं को क्रांतिकारी पहल बताया। तो बन गया, मैं आगे समाज के लिए कितना क्या काम कर सकता हूँ। इंडस्ट्री के लिए तो अभी जो मेरा उम्र हो गया है, अभी ये सेकंड फेज अभी स्टार्ट हो रहा, फर्स्ट फेज तो हो गया। इंडस्ट्री को तो हम लोग प्रोफेशनलाइज कंप्लीटली अभी प्रोसेस में कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग, मतलब जब भी हम बात कर रहे हैं तो मैं और एसके दोनों की बात कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम समाज के लिए और क्या कर सकते हैं। और आप लोगों को शायद पता होगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसमें हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। झारखंड का तो आपको पता ही होगा। उन्होंने कहा कि आरएसबी का मुख्य फोकस स्वास्थ्य और शिक्षा है और आने वाले समय में इस दिशा में काम को और विस्तार दिया जाएगा। वुमेन सशक्तिकरण पर, बच्चों का और वृद्ध जो हैं उनको कैसे हम हेल्प करें इस प्रोग्राम पे तहत, तो काफ़ी इस तरह का हम लोग यहाँ कर रहे हैं, उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। झारखंड में भी
जहाँ हम है, जैसे पुणे में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस में, पुणे में हमने एक गांव को एडप्ट किया है जिसमें करीब 1500 लोग रहते हैं और वहाँ पे वाटर हो या खेती का जो भी वहाँ पे आगे बढ़ना है, कैसे उनको हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, वो सब काम भी हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। आरएसबी के मैनेजिंग डायरेक्टर आर के बेहरा ने अपने परिश्रम, संघर्ष और विजन से जो सफलता हासिल की है वो सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। वार्षिक सेना दिवस पर आज सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के तालमेल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। इसमें कार्रवाई करने और जवाब देने की पूरी आजादी थी। Help us in effective integration of the battlefield surveillance system, ACCC Shakti, as well as CIDSS. The secure Samba mobile phone has proven highly effective, including during Op Sindoor, and Phase 2 will enhance features is already underway. Now, continuing our drive towards a technology-enabled army, 2026 and 27 have been declared as the years of networking and data centricity. राज्यवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में रिम्स प्रबंधन तत्पर नजर आ रहा है। इसी उद्देश्य के साथ रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने अत्याधुनिक हाई एंड न्यूरोसर्जिकल माइक्रोस्कोप का उद्घाटन किया है। रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के न्यूरोसर्जरी विभाग में लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हाई एंड न्यूरोसर्जिकल माइक्रोस्कोप लगाया गया है। 5.5 करोड़ रुपए की इस मशीन का उद्घाटन रिम्स के निदेशक सर न्यूरोसर्जन डॉक्टर राजकुमार ने किया। पहले ही दिन मशीन के प्रयोग से निदेशक ने विभागाध्यक्ष डॉक्टर आनंद प्रकाश और उनकी टीम के साथ जटिल ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया। प्रोफेसर हूँ न्यूरो सर्जरी का, तो मैं ये बता दूं कि न्यूरो सर्जरी यहाँ का जो है सबसे एडवांस सेंटर है। हम इसको स्टेट ऑफ आर्ट बनाने की हर कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने जाना इक्विपमेंट के बारे में, तो इक्विपमेंट के बारे में न्यूरो सर्जरी में आज ही हमने एक इनाग्रेशन किया है जिसमें 5.5 करोड़ का एडवांस माइक्रोस्कोप हमने लिया है, जो 50 से 70 गुना ज्यादा किसी भी स्मॉल स्ट्रक्चर को, जो मिलीमीटर का स्ट्रक्चर है, उसको बढ़ा के दिखा देगा। न्यूरो सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आनंद प्रकाश ने बताया कि इस मशीन के जरिए रिम्स में पहली बार सर्जरी की गई। उन्होंने बताया कि माइक्रोस्कोप की 3D इमेजिंग इसकी विशेषता है, जिससे मस्तिष्क के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इससे सर्जरी काफी आसानी से हो जाती है। इस मशीन से पेशेंट्स को ऑपरेट करने में हमको सुविधा होगी और पेशेंट को फ़ायदा ये होगा कि उनका जो भी ट्यूमर है वो अच्छे से निकल सके। और इसके अलावा ऑपरेशन में छोटी छोटी जो ब्लीडिंग पॉइंट्स होती हैं, जो ऐसे हम आँखों से ऑपरेशन करते हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं प्रॉपरली, तो ये इस मशीन से हम निकाल पाएंगे। 59 वर्षीय यह महिला मरीज लंबे समय से सिर दर्द, उल्टी और दौरे की समस्या से पीड़ित थी। जांच में उनके दाहिने फ्रंटल लोब में ब्रेन ट्यूमर का पता चला, जिसे अत्याधुनिक माइक्रोस्कोप की सहायता से सफलतापूर्वक निकाला गया। एक ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट था जिसका ऑपरेशन हमारे डायरेक्टर से प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने किया। मैंने उनको हेल्प की और ये ऑपरेशन नए मशीन से हुआ और बहुत ही अच्छे से और पेशेंट को की सेफ्टी मैक्सिमम करते हुए हमने इस ऑपरेशन को किया है। रिम्स निदेशक न्यूरोसर्जन भी हैं। ऐसे में वो लगातार न्यूरोसर्जरी विभाग पहुंचकर टीम का हौसला भी बढ़ाते हैं और चिकित्सीय कार्यों में हाथ बटाते हैं। सर्जरी में एनेस्थीसिया विभाग की टीम से प्रोफेसर प्रवीण तिवारी, डॉक्टर भारती और डॉक्टर रीना का अहम योगदान रहा। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा बैठक ने देश में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बनी 800 मेगावाट की पारबती 2 जल विद्युत परियोजना आज उत्तरी भारत को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कर रही है।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित पार्वती नदी पर विकसित 800 मेगावाट की पार्वती 2 जल विद्युत परियोजना, जिसे 13,045 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। आज पार्वती 2 न केवल उत्तरी भारत को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करा रही है, बल्कि इस परियोजना के साथ अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन भी सुनिश्चित कर रही है। हालांकि ये प्रोजेक्ट हर पल कसौटी और कठिनाइयों के दौर से गुजरा है। 2002 में स्वीकृत यह परियोजना भूमि अधिग्रहण और भूवैज्ञानिक परिस्थितियों से जुड़े मुद्दों के कारण लंबे समय तक अटकी रही, लेकिन एक तारीख ने इस प्रोजेक्ट की कहानी ही बदल कर रख दी। 17 फरवरी 2016 को पार्वती 2 जल विद्युत परियोजना प्रगति समीक्षा के अंतर्गत आया और फिर इस परियोजना की स्थिति में निर्णायक बदलाव आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस परियोजना की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को लंबित भूमि म्यूटेशन शीघ्र पूर्ण करने और NHPC को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और फिर 22 फरवरी 2018 में सभी समस्याओं को लेकर समाधान किया गया। परियोजना को लेकर सबसे प्रमुख समस्याओं में बड़ी परेशानी भूमि अधिग्रहण के बाद लंबित म्यूटेशन की थी, जिसके कारण कानूनी रूप से भूमि का उपयोग संभव नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र की नाजुक भूवैज्ञानिक परिस्थितियां जैसे जल प्रवेश, सुरंग ढहना, बादल फटना और अचानक आने वाली बाढ़ ने भी निर्माण कार्य को अत्यंत कठिन बना दिया था। लेकिन प्रगति पोर्टल पर इसके आने के बाद सब आसान हो गया। जुलाई 2016 में पहली प्रगति मीटिंग जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की चेयरमैनशिप में जो इस परियोजना को विचार और मॉनिटर करने के लिए हुई, उसके तुरंत बाद जो लैंड इश्यूज और म्यूटेशन से रिलेटेड जो इश्यूज काफ़ी लंबे समय से लंबित थे, उन पे प्रदेश सरकार को भी और मंत्रालय को भी उचित निर्देश जारी हुए और जो काफ़ी लंबे समय से अटके हुए इश्यूज थे वो 2018 में ही फरवरी 18 में सारे लैंड और म्यूटेशन के इश्यूज क्लियर होने के बाद इस पे प्रगति निर्माण कार्य में तेजी आई। 2 दशकों से अधिक समय के बाद वित्तीय वर्ष 2025 में पार्वती 2 परियोजना की सभी 4 इकाइयां वाणिज्यिक रूप से संचालित हो सकी। आज इस परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 3074 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होता है, जिससे उत्तरी ग्रिड के कई राज्यों को स्वच्छ और भरोसेमंद ऊर्जा मिलती है। 600 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला। आज पार्वती 2 केवल एक ऊर्जा परियोजना नहीं, बल्कि भारत की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में विश्व स्तरीय अवसंरचना विकसित करने की क्षमता, सशक्त शासन और प्रगति जैसे डिजिटल निगरानी तंत्र की सफलता का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। राज्यपाल ने दुर्लभ संध्या आरती में भाग लिया और नारियल बलि अर्पित की। पूजा अर्चना के बाद राज्यपाल ने कहा कि मां छिन्नमस्तिके का दरबार ऐसा स्थान है जहां बार बार आने की अनुभूति होती है। उन्होंने मंदिर परिसर की भव्यता और आध्यात्मिक वातावरण की सराहना की। देखिए, छिन्नमस्तिका माता का दर्शन करने में तीसरी बार आया हूँ। अच्छा लगा, तभी वह आकर्षण रहता है कि चल कर के स्थान पर दर्शन किया जाए। पंडित जी लोगों ने आरती भी बहुत अच्छी कराई और अब मंदिर का सुंदरीकरण भी हो गया है, तो मुझे लगता है कि मंदिर अच्छा है, स्थान अच्छा है और चूंकि माता छिन्नमस्तिका का है, उनका अपना एक महत्व है, तो सब कुछ अच्छा है। मंदिर न्याय समिति के प्रधान पुजारी सुबोध पंडा ने कहा कि राज्यपाल के आगमन से मंदिर की गरिमा और श्रद्धालुओं का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। हाल के वर्षों में मंदिर के सौंदर्यीकरण और व्यवस्थाओं में सुधार से श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जो भी आते हैं माँ के शरण में ही आते हैं और बात ऐसा हुआ कि बोले माँ का पूजा अर्चना और देवी का जो आरती होता है माँ छिन्नमस्तिका का दरबार बहुत ही भव्य तरीका से होता है। इनके पहले भी वो 2 बार आ चुके हैं, तीसरा बार वो आए हैं और बहुत ही सुंदर से पूजा पाठ और दर्शन हुआ।
मां छिन्नमस्तिका का यह सिद्ध पीठ न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी प्रमुख स्थल माना जाता है। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। मकर संक्रांति का त्योहार कल राज्य भर में परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। इस त्योहार को लेकर बाजारों में खास रौनक दिख रही है। रांची में लोगों को शुगर फ्री तिलकुट का भी विकल्प मिल रहा है, जो शुगर के मरीजों के लिए बेहतर हो सकता है। दिसंबर का महीना आते ही बाजार में तिल और उससे बनी मिठाइयों की सोंधी सोंधी खुशबू आने लगती है। हो भी क्यों ना, सेहत के लिए गुणकारी जो हैं। अब तो मीठे से परहेज करने वाले लोग भी जी भर कर तिलकुट का स्वाद ले सकते हैं, क्योंकि रांची में अब शुगर फ्री तिलकुट उपलब्ध है। हमारे यहाँ तिलकुट खास है, जो कि चीनी और गुड़ के तिलकुट की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। ये इस बार खास नया लाए हैं हम शुगर फ्री तिलकुट, जो कि शुगर फ्री है, जो कि डिमांड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अगले साल कुछ डिमांड था, इस साल अगले साल से बहुत ज्यादा का डिमांड है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गुड़ के तिलकुट की डिमांड होती है। हम कम से कम एक सीजन में तिल का डिमांड करते, 50 केजी का बोरा रहता है, वो 300 से 350 बोरा का तिलकुट बना देते हैं। तिलकुट व्यवसायी वीरेंद्र कहते हैं कि सर्दियों का मौसम आते ही तिलकुट की मांग काफी बढ़ जाती है। वैसे तो बाजार में कई प्रकार के तिलकुट उपलब्ध हैं, लेकिन गुड़ से बनी तिलकुट की मांग सबसे अधिक रहती है। वीरेंद्र बताते हैं कि इन दिनों में उनके यहाँ बने तिलकुट लोग विदेशों में अपने रिश्तेदारों को भी भेजते हैं। ये दुकान कम से कम 30 से 35 साल पुरानी दुकान है सर, और कम से कम यहाँ से तिलकुट देश विदेश भी लोग ले जाते हैं। बहुत लोग को यहाँ का तिलकुट विदेश में भी पसंद आते हैं, तो कोरियर से भी मंगवाते हैं, जो कि एड्रेस कर देने के बाद कोरियर का पैसा देने के बाद हम लोग कोरियर कर दिया जाता है। दिसंबर और जनवरी के महीने में तिलकुट की मांग इतनी अधिक रहती है कि ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए 15 से 20 कारीगरों को दिन रात मेहनत करना पड़ता है। नवंबर दिसंबर का जब समय आता है, उस समय सर जब जाड़ा का समय आता है, तो वैसे तिलकुट का डिमांड बढ़ जाता है। गुड़ का ज़्यादा डिमांड रहता है, और खोवा का तिलकुट हो गया, लाई हो गया, अनरसा हो गया, इस सब का कंटिन्यू काम चलते रहता है। ग्राहक बताते हैं कि तिल की मिठाइयों में भरपूर स्वाद के साथ साथ सेहत का खजाना होता है, इसीलिए वे सर्दियों में जमकर इसका सेवन करते हैं। जब ठंडा है तो भाई गर्म चीज होगा तो फायदा करेगा ही बॉडी को, अधिक आंसर तो नहीं हो सकता। हल्के के लिए अच्छा चीज है, फायदे की चीज है, जो कि पौष्टिक को गर्म रखेगा बहुत बदन को। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, प्रोटीन, स्वस्थ वसा और फाइबर भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत करने, ऊर्जा देने, प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधारने और त्वचा बालों की स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। हमारे सामाजिक क्रियाकलापों में तिल का इस्तेमाल पुरातन काल से होता रहा है, तो फिर खूबियों से भरे इन तिल की मिठाइयों का जमकर लुत्फ उठाइए, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गुमला जिले में राष्ट्रीय युवा दिवस पर परमवीर अल्बर्टिका स्टेडियम में जिला स्तरीय कृष्णा उरांव स्मृति एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की उपस्थिति रही। युवाओं ने नशामुक्त समाज की शपथ ली। गुमला के कोर्ट परिसर में न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी ने संवेदनशील साक्षी सहायता एवं बयान केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र बच्चों और संवेदनशील साक्षियों के लिए भयमुक्त, भरोसेमंद और अपनापन देने वाला स्थान बनेगा, जहां वे सम्मान और संवेदना के साथ अपनी बात रख सकेंगे। पाकुड़ जिले में स्वामी विवेकानंद जयंती पर समाहरणालय में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने स्वामी विवेकानंद के विचारों, जीवन दर्शन और राष्ट्र निर्माण के संदेश को चित्रों के माध्यम से जीवंत किया। पाकुड़ की बाजार समिति में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से 3 दिवसीय सोहराय महोत्सव का शुभारंभ किया। परंपरागत वाद्य यंत्रों की गूंज और मांदर की थाप पर झूमते हुए जल जंगल संरक्षण एवं स्वच्छता का संदेश दिया गया। जामताड़ा के उपायुक्त ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा की है कि साइबर अपराधियों के द्वारा
उनका फेसबुक अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है। उन्होंने अपील की है कि उक्त फेक अकाउंट से आए फ्रेंड रिक्वेस्ट और मैसेज रिक्वेस्ट को तुरंत अस्वीकार कर दे और किसी भी प्रकार के झांसे में न आए। साथ ही साइबर थाना में इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराए। पलामू जिले के पांकी एवं मनातू थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती का विनष्टीकरण किया गया। पांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कसमार के जंगली क्षेत्र में वन भूमि में करीब 4 एकड़ में अवैध रूप से लगी अफीम की फसल को विनष्ट किया गया। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ दिखाई दिया। रांची से आए पर्यटकों ने झाड़ियों के बीच शांत अवस्था में आराम कर रहे बाघ को देखा और तस्वीरें भी ली। दिन के उजाले में बाघ का दिखना पर्यटकों के लिए रोमांचक अनुभव रहा। पलामू टाइगर रिजर्व प्रशासन ने इसे बाघों की बढ़ती गतिविधियों का संकेत बताया है। डिप्टी डायरेक्टर पीके जेना के अनुसार बाघ की पुष्टि के बाद वन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और मजबूत कर दिया है। और अब बात मौसम की। राज्य के कई इलाके इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्यवर्ती और दक्षिणी हिस्सों में कल और 15 जनवरी को भी शीतलहर चलने की आशंका है। 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। अंत में जाते जाते देखते हैं सोशल मीडिया की दिलचस्प और खास झलकियां। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति ने विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए नशा मुक्त स्वस्थ समाज निर्माण पर दिया जोर। नशीले पदार्थों के खिलाफ जन जागरूकता पर बल। रांची से लापता 2 मासूमों की बरामदगी की मांग को लेकर सड़क पर उतरी भाजपा। एसएसपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन। आजसू पार्टी प्रमुख की परिजनों से मुलाकात। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने रजरप्पा छिन्नमस्तिके मंदिर में की पूजा अर्चना। सुख समृद्धि की कामना। देश में पर्व त्योहारों की धूम। और राज्य में कई हिस्सों में 3 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट के आसार। गुमला में पारा 2.3 डिग्री तक लुढ़का।